और कैसे हो आप सब। सबसे पहली बात यह है कि ये एक सिंगल क्लास हो रही है, इसके बाद हो सकती है कि और भी क्लास होगी। इसमें हम लोग सिविक्स के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसको हर बच्चे को जानना चाहिए। ये जो वीडियो है ये बेस्ड है स्पेशली क्लास 10 ICSE के लिए, लेकिन अगर कोई बच्चा क्लास 8 में है, वो किसी भी ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है या उसको सोसाइटी या पॉलिटिक्स के बारे में जानना है या उसको कंट्री के बारे में जानना है कि अपना देश कैसे चल रहा है, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। लिखे हुए नोट्स नहीं है, बहुत कम है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड होगा वो हम आपको यहाँ पे मार्क करते जाएंगे। ये बुक है क्योंकि मैंने कहा कि क्लास 10 पे बेस्ड है, तो ये आप किसी भी क्लास 10 की एक बुक ले सकते हो, आप उससे रेफ़र करो, आपको चीज़ें समझ में आएगी। और फिर देखा जाएगा, अगर ये वीडियो आप ज़्यादा पसंद करोगे तो हो सकता है कि आपको इसका नोट्स भी बाद में प्रोवाइड कर दिया जाए, कहीं पर भी आपको PPTs वगैरह प्रोवाइड कर दी जाए। बेसिक है, आप समझो केवल मोटा मोटा। मेरे द्वारा बोली गई सारी बातों से आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो। आई होप क्लियर है। हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पूरा का पूरा जो फोकस है वो है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविक्स यानी कि पॉलिटिक्स के ऊपर। बहुत एकदम सुंदर तरीके से, आराम से, साफ तरीके से हम लोग धीरे धीरे क्या होंगे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जैसा कि मैंने बताया स्पेशली बेस्ड है क्लास 10 के ऊपर। आप 9 वाले बच्चे हैं तो वो भी इसको देखें, और क्लास 8 वाले बच्चे हैं तो वो भी इसको जानें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके क्लास 7 से स्टार्ट हो जाती हैं। तो है क्या, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, और वो पहला चीज़ आपके पास में है, दैट इज द, सबसे पहले चीज़ समझो कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बिना आप कोई चीज़ समझ नहीं पाओगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब है एक रिटन बुक है, रूल एंड रेगुलेशन की, जिससे पूरा देश चलता है। हमारे पूरे देश में, हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, एक मिनिस्टर है, एक आपके पास में विधानसभा है, विधान परिषद है, एक आपके पास में MP MLA। आप इन सारे टर्म्स को जो भी सुनते हो, ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सारी चीज़ें क्या आप धीरे धीरे करके आगे पढ़ोगे, बट मोटा मोटा सुनिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो क्या करता है, डेट हेल्प्स फॉर या टू गवर्न अ कंट्री, मतलब किसी देश को चलाने में वो क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का बात आया तो हम आपको बता देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। बेटा याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949। आपकी NCERT की किताब में प्रीएम्बल में इसका जिक्र भी है। और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूरे कंट्री में। अच्छा, एक बात याद रखोगे बेटा, जब ये बन के तैयार हुआ था ना, तब इसके कुछ रूल्स इम्प्लीमेंट हो गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन में 1 2 3 रूल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे जो रूल नंबर है, ऐसे टोटल 395 रूल्स हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल। याद रखना, आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल का मतलब हो गया, आर्टिकल का सिंपल सा मतलब है रूल। जैसे अगर हम तुमसे बोले कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 का मतलब हो गया कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 1। एक बात हम आपको बता देते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर, मतलब इस रूल के अंदर सब रूल होगा। आर्टिकल्स के अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स के भी पॉइंट्स हो सकते हैं। दैट्स वाई 395 आर्टिकल्स आर देयर, ठीक है, 395 आर्टिकल्स हैं। कुछ आर्टिकल्स को बाद में ऐड किया गया समय, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले बना, तो उस समय जिन बातों को लेना था उन बातों के हिसाब से बन गया। समय के चेंज होने के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए इनमें कुछ बातों को बाद में अलग से जोड़ा गया। जोड़ते जोड़ते अगर तुम टोटल रूल देखोगे, टोटल जो बाद में जोड़ा गया, वो अराउंड आपके पास में 470 आर्टिकल्स तक पहुंचता है। आर्टिकल क्या है, कुछ मत समझो, आर्टिकल का सिंपल सा मतलब समझो, रूल। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? 395। याद रखना कितना पार्ट है, तो इसमें पार्ट हो जाएगा 22। कितना पार्ट है? 22। और इसमें शेड्यूल है, शेड्यूल है, तो कितना शेड्यूल है? इसमें 12 शेड्यूल है। अब शेड्यूल क्या होता है, पार्ट क्या होता है, हम आपको बताएं। उससे पहले एक बात जानो, दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं पे डेमोक्रेसी आई, दैट इज द अमेरिका। अमेरिका में डेमोक्रेसी आई, दैट्स व्हाई अमेरिका इज द ओल्डर या ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया में डेमोक्रेसी बहुत बाद में आई है बेटा,
ठीक है। लेकिन जब इंडिया में डेमोक्रेसी आई है तो इंडिया के जो लीडर थे उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। जस्ट लाइक इन एग्जाम्पल, हमने आपको एक नई चीज़ दे दी कि ये बना के लाओ, यू डोंट हैव एन आइडिया हाउ टू फॉर्म इट, कैसे बनाना है, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, देन व्हाट शुड यू डू। तो आप क्या करोगे, उससे रिलेवेंट पहले बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करोगे। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ना, उसने बहुत सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। पढ़ने के बाद में कुछ चीज़ें हमारी उसको क्या किया, निकाला वहाँ से अच्छी चीज़ों को, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मॉडिफाई करके डाला। एजिटेज नहीं डाला, उसको क्या किया, मॉडिफाई करके डाला। याद रखोगे, उसको क्या किया, मॉडिफाई करके डाला। जैसे कि हम आपको बताते हैं, समझाते हैं, हर सारी चीज़ें हम यहाँ पे नोट नहीं करेंगे। जैसे कि जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट आपके पास में फंडामेंटल राइट 6 है, सबको पता है। अगर 6 फंडामेंटल राइट अगर पता है तो ठीक, नहीं पता हो तो ऐसे याद कर लो। सबसे पहले आपके पास में है राइट टू इक्वलिटी, याद रखना, राइट टू इक्वलिटी। अब आप बोलोगे ये फंडामेंटल राइट है, कौन से रूल में है या कौन से आर्टिकल में है? बेटा राइट टू इक्वलिटी जो है ना, ये 14 से 18 तक है, याद रखना। मतलब 14, रूल नंबर 14 भी बताएगा, रूल नंबर 15, 16, 17, 18, ये सारा इक्वलिटी से डील करेगा। सेकेंड नंबर, ये फंडामेंटल राइट है, FR है, ये फंडामेंटल राइट है। दूसरा आपके पास में हो जाएगा राइट टू फ्रीडम। हाँ, दूसरा आपके पास में हो जाएगा राइट टू फ्रीडम। ये आपके पास में है, याद रखोगे, 19 से 20 से 21 से 22 से, इसका मतलब ये 19 से लेके 22 तक है, याद रखोगे। तीसरा आपके पास में फ्रीडम, तीसरा आपके पास में एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। चौथा नंबर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, चौथा नंबर आपके पास में रिलीजन है। पांचवा नंबर आपके पास में सोशल एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यहाँ पे हो जाएगा कल्चरल, यहाँ पे हो जाएगा एजुकेशनल राइट। छठा नंबर आपके पास में रेमेडीज। तो ये फंडामेंटल राइट है। जस्ट फॉर एग्जांपल, फंडामेंटल राइट, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया था। मतलब जब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा तो वहाँ पे ये चीज़ें देखी, अरे ये चीज़ें हैं क्या, बहुत अच्छी लग रही हैं, इनको इंडिया में डाला जाए, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए। इसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी, देखो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया, फंडामेंटल राइट हमने लिया USA से, याद रख लेना। हमने फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया, तो हमने फंडामेंटल ड्यूटी हमने रसिया से लिया। कहाँ से लिया, हमने रसिया से लिया। हमने DPSP कहाँ से लिया, DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया आयरलैंड से लिया, ठीक है। हमने प्रियम्बल कहाँ से लिया, प्रियम्बल हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। उसकी लैंग्वेज कहाँ से ली, उसकी लैंग्वेज हमने ली प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने लिया अमेरिका से, उसकी लैंग्वेज हमने ली ऑस्ट्रेलिया से। हमने प्रेसिडेंट कहाँ से लिया कि इंडिया में प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो ये हमने लिया अमेरिका से, अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है ना। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। हमने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, मानते हो कि नहीं मानते हो? आप भारत के ही नागरिक हो। कोई बोलता है क्या हम झारखंड के नागरिक है, कभी नहीं बोलता। वो क्या बोलता, वो बोलता वो इंडिया का नागरिक है। इंडिया, यहाँ झारखंड, बिहार, यूपी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक अमेरिकन, वो अमेरिका का भी सिटीजनशिप है और वो उस स्टेट का भी है। तो अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें हर कंट्री से ली, याद रखोगे। यही रीजन है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, बहुत बड़ा बनता है। आप सोच के देखो, 395 मेन आर्टिकल्स हैं, इनमें पॉइंट होगा, इनमें बहुत को बाद में जोड़ा गया। टोटल मिला के लगभग 470 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट है, 12 शेड्यूल है। तो हमने कहा कि पूरे कंट्री को अगर कोई गवर्न कर रहा है तो डेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर पूरा देश किसी से चल रहा है तो वो किससे चल रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है अभी तक? बड़ा बेसिक मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। एक बात यहीं पे याद रखोगे, इंडिया इज ए लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई कंट्री है वो भी डेमोक्रेटिक, तो वो इंडिया है, याद रखना, वो इंडिया है, ठीक है। पूरी दुनिया में अगर किसी का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है तो वो किसका है, वो भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ पेज में खत्म हो जाता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरी की पूरी क्या है, बुक है, ठीक है। हम आपको दिखाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिंपल या आपके पास में कंसाइज रिटन डॉक्यूमेंट्स आता है जिसको हम लोग बेयर एक्ट बोलते हैं। तो जब भी आप सिविक्स के बारे में पढ़ो तो आपको वो बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए ताकि आपको पता चले। तो मैंने बेसिक चीज़ें बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। ये वो टॉपिक्स है जिनको सबको जानना चाहिए।
खास करके जो बोर्ड पे हम लिखते हैं बेटा उसको तो याद ही रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप नोट्स बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते हो, अगर ये क्लास आपको पसंद आएगी तो जैसा आपका डिमांड होगा उस तरह से काम किया जाएगा। अब सुनो आगे आगे की बात करते हैं। सबसे पहले ये जानो गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम है जो पूरे देश को चलाती है, पूरे देश को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मानते हो इस बात को? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत रेशनल तरीके से हम आपको बताएंगे, इसको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ के नहीं देखोगे। एक और बात हम आपको बता रहे बच्चों, रियल लाइफ में जैसा होता है और बुक में जैसा होता है, इन दोनों में आपको कहीं कहीं पे गैप्स भी मिलेंगे। आप पढ़ोगे कुछ और, देख रहे हो कुछ और, तो वहाँ पे सवाल होगा कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे भी रीज़न है, वो भी हम आपको बताएंगे। मैंने कहा गवर्नमेंट का 3 पार्ट होता है, ठीक है, याद रखना। जिसे गवर्नमेंट का 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है लेजिस्लेचर, याद रखना, पहला पार्ट होता है लेजिस्लेचर। दूसरा पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा पार्ट होता है जुडिशियरी। एल से लेजिस्लेचर, एल से होता है लॉ मेकिंग बॉडी, याद रखना। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी। याद करने का तरीका, एल से लेजिस्लेचर, एल से लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट करना। क्या एग्जीक्यूट करना? लॉ को, मतलब ये कानून बनाएगी, ये कानून को क्या करेगी? तो लागू कराएगी। और जुडिशियरी का काम क्या है? तो जुडिशियरी का काम है कि कहीं अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उसको रिजॉल्व करना। भाई तुम उसको मार दो, तुम उसको मार दो, वो एक मुक्का मार दिया, वो एक मुक्का मार दिया, ये केस कहाँ जाएगा? कोर्ट जाएगा। कोर्ट में भी कहाँ जाएगा? आप सुने हो ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। ये कहानी सुने हो? कभी ना कभी जिंदगी में सुने होगे। ऐसे भी टॉपिक्स आपके पास में है, तो जब धीरे धीरे करके इसी तरीके से वीक में 1 आध दिन हम कराएंगे तो आप इसको क्या करोगे? कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात सुनो, जुडिशियरी को पहले हम थोड़ा समझाते हैं। हमने कहा हर चीज़ों का जिक्र कहाँ पे है? आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जुडिशियरी में जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं, जैसे हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है 124 आर्टिकल में, ये आर्टिकल नंबर 124। हाई कोर्ट तो कर दो उल्टा 214, ये 214 आर्टिकल में आपके पास में हाई कोर्ट है, ठीक है। इसी तरीके से सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स भी हैं। तो जुडिशियरी जो है ना वो ऐसे समझ लो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप अभी के लिए समझो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके बाद में हाई कोर्ट, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट होता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट होता है। अब अभी के लिए मोटा मोटा समझो, किसी का पंगा हो गया, वो सीधे यहाँ नहीं जा सकता, उसको पहले यहाँ जाना होगा। क्लास में झगड़ा होगा तो क्लास टीचर के पास जाओगे या प्रिंसिपल के पास? ऑब्वियस क्लास टीचर के पास जाओगे। तो यहाँ बात ना बने, तो यहाँ बात नहीं बनने का मतलब ये डिसीजन तो देगा बट तुमको नहीं मजा आ रहा है, तुम कह रहे हो कि उसकी गलती है, उसने ठोका, तुम कह रहे हो, वो कह रहा है तुमने ठोका, तो तुमको मजा नहीं आ रहा, तुम यहाँ जाओ। यहाँ ना हो तो तुम यहाँ जाओ, यहाँ ना हो तो तुम यहाँ जाओ। तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, यू कांट गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। There is one and single condition in which you can directly go to the Supreme Court। एकमात्र ऐसा कंडीशन है जिसमें तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, that is the fundamental the violation। याद रखना यहाँ पे होगा violation of fundamental right। अगर कोई तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को छीने, जो भी मैंने पहले लिखाया था, अगर वो तुम्हारे किसी राइट्स को छीने तो तुम वहाँ पे सीधा कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। एकमात्र वो कंडीशन है जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक ऑर्डिनरी पीपल सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सीधा। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए ये प्रोसीजर क्या करना होता है? फॉलो करना पड़ता है। एक नॉर्मल आदमी, हम सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं जा सकते हैं। अगर कोई मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट करे देन आई कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज आई कांट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, मान लो कि 2 स्टेट के बीच में झगड़ा हो जाए, जैसे बंगाल और झारखंड के बीच में झगड़ा हो जाए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में झगड़ा हो जाए। जैसे मान लो पार्लियामेंट्री कोई ये लेजिस्लेचर ने ऐसा कानून बनाया, जैसे कल से सबको मान लो कि शर्ट पहनना ही नहीं है, जीन्स पहनना ही नहीं है, कल से सारे लड़के लहंगा पहन के घूमेंगे। पार्लियामेंट्री ने ऐसा कानून बनाया, एग्जीक्यूटिव इसको लागू करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है। तब सीधे जाओ जुडिशियरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट जाओ। फंडामेंटल राइट्स है ना, मैंने कहा ना फंडामेंटल राइट्स हैं। तो जुडिशियरी का सिंपल सा काम ये है कि इन दोनों ने क्या बनाया है, सही बनाया है कि नहीं बनाया, उसका रिव्यू करना, क्या सही और क्या गलत, उसका क्या करना, रिव्यू करना। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो बेटा, कानून बनाया किसी और ने, लागू कराया किसी और ने, और उसका जजमेंट कर रही है कोई और। देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर।
यू कैन इजिली सी, ठीक है, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन अमॉन्ग ऑर्गन्स। ये है गवर्नमेंट के ऑर्गन, गवर्नमेंट की ये 3 ऑर्गन है, आपको दिख रहा है, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है। यहाँ पे पावर का सेपरेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एज द डिवीजन ऑफ पावर। बिल पैसा लगता है, प्रोसेस से बेटा लगेगा। अभी एक बात बताओ, जैसे इसमें लिखा है लॉ मेकिंग एक्ट से, उसमें बिल ही क्या बिल, हम समझे नहीं तुम्हारी बात को। और उसमें लिखा है ना लेजिस्लेशन लॉ मेकिंग बॉडी एग्जीक्यूट करना, ये जज करता है, जजमेंटल बॉडी है। अच्छा, वहाँ अरे वो पे बिल बताता है लिखा सही है रहता कि है। नहीं। बिल क्या है वो हम बताएंगे आपको, अभी बिल क्या है वो हम बताएंगे, बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे बहुत आराम से चलेंगे ताकि आपको पॉलिटी समझ में आए। पॉलिटी पढ़ने से ज़्यादा पॉलिटी इम्प्लीमेंट करना होता है बेटा। पॉलिटी और ज्योग्राफी तो हर किसी को पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी चेंज नहीं हो सकता है, जिस जगह पे हो वो जगह जानना चाहिए, और पॉलिटी इसलिए जानना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स है बेटा, ताकि तुम समझ पाओगे। तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। अभी एक बात और चीज़ यहाँ पे समझो, देखो कानून किसी और ने बनाया, लागू किसी और ने किया, और जज फैसला कोई और कर रहा है। आपको दिखा पावर का डिवीजन हुआ, डिवीजन ऑफ पावर। एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, मान लो ये तीनों चीज़ एक ही आदमी के पास हो जाए, मोस्ट पावरफुल नहीं हो जाएगा? राजा, एनिशियन टाइम में मोनार्की सिस्टम था, राजा है, उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा जो बोल देता था वही होना है, वही लागू करवाता था, वही जो फैसला देगा वही होगा। कहानी समझ रहे हो? तो राजा मोस्ट पावरफुल हुआ ना, हाँ समझ गए। यहाँ पे पावर ऑफ डिवीजन है, या इसी को आप बोल सकते हो डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है चीजों को बांट देना या तोड़ देना। याद रखना मेरी एक टर्म कोड, इसी को हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये और आगे जाके टूटेगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब हो रहा है कि चीजें वहां पे जो है ना वो और ज्यादा आगे जाके क्या होंगी, टूटेंगी। जैसे कि पूरे देश के लिए एक हो गया यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अब मान लो हम पीएम बन गए सपोज, हम क्या पूरे देश को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो हमको झारखंड को देखने के लिए कुछ रखना होगा ना, तो झारखंड में एक झारखंड का स्टेट गवर्नमेंट अलग हो गया। स्टेट गवर्नमेंट क्या पूरे झारखंड को देख सकता है? वो लोकल गवर्नमेंट को रखेगा। ये हो गया डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में भी अपने आगे बहुत ज्यादा क्या किया, तोड़ दिया। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है। हम आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट का 3 पार्ट था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखने वाले बच्चे ये बेसिक आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो अब देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, हमने कहा ये तीन चीज एक यूनियन के लिए भी होंगी, यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी होंगी, और ये 3 चीज स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी होंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मतलब अगर हम पूरे देश की बात करें तो भी आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिलेगा, और अगर हम स्टेट की बात करें तो भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और क्या मिलेगा, जुडिशरी। मतलब लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को लागू करना, और जुडिशरी का काम है डिस्प्यूट को सॉल्व करना। जब पढ़ेंगे धीरे धीरे तब हर चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। एक चीज़ और जानो, हमारी कंट्री में लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट, आप ऐसे समझ लो, लॉ कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में बनता है। लॉ कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में बनता है। तो हमारी कंट्री में लॉ बनता है पार्लियामेंट में। जब लोग वहाँ बैठते हैं तो उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी सुने हो? कभी सुनो ना एमपी का मतलब हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब हम जब पार्लियामेंट में बैठेंगे देन आई एम ए एमपी, हम वहाँ पे एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हम लॉ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई दिक्कत है? जब हम पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, क्लियर, तब हम उस लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम ही लॉ बना रहे हैं और हम ही लॉ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, याद रखना, तो वो कानून बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे तो वही तो कानून लागू भी करवाएंगे ना। अब वो तो लागू अपने से नहीं करेंगे ना, जाके वो लागू करवाएंगे, उनके नीचे जो ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर है, वो लागू करवाएगा। लागू तो वही करवा रहे हैं। हमारी कंट्री में ये होता है बेटा कि जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, यानी कि जो लेजिस्लेचर में बैठते हैं, वही जो है ना, वही एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, याद रखोगे। अमेरिका में जो लेजिस्लेचर में बैठेगा वो एग्जीक्यूटिव में नहीं बैठेगा। वहां पे 110% प्योर सेपरेशन होता है, याद रखोगे। इसीलिए अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें इंडिया की बहुत सारी चीज़ों से अलग है। इन चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे आपको आगे बताएंगे। वहाँ पे प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। इन चीज़ों को हम आगे मतलब एक एक करके बताएंगे। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। मिस्टर नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में बैठे हैं तो लॉ बना रहे हैं।
जब पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे तो उस लॉ को क्या करेंगे, लागू करवाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ लो, हम क्लास के अंदर है तो हम पढ़ा रहे हैं, क्लास के बाहर ग्राउंड में है तो हमको पढ़ाने से क्या मतलब है, हम जो पढ़ाएं उसको चेक कर रहे हैं कि बच्चे अच्छे खेल रहे हैं कि नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन करा रहे हैं। आप ऐसे समझ लो, हम किसी क्लास में तो हम पढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट हम क्लास में ना हो तो हम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, डिसिप्लिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। अच्छा, बच्चे बदमाशी ना करें, बच्चे ऐसे हैं। अब देख लो यूनियन गवर्नमेंट में, याद रखना हम यूनियन की बात कर रहे हैं, जैसे ही हम यूनियन के बारे में यूनियन पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे, ये है यूनियन पार्लियामेंट के बारे में। अच्छा, पार्लियामेंट कौन सा जगह, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर होगा, याद रखना पार्लियामेंट जो है ना ये लेजिस्लेचर का पार्ट है, कंफ्यूजन में मत रहना। यूनियन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो यूनियन पार्लियामेंट का 3 पार्ट होगा, मोटा मोटा समझो। यूनियन पार्लियामेंट का क्या होगा, 3 पार्ट होगा। एक आपके पास में होगा लोकसभा, एक आपके पास में क्या होगा, लोकसभा, एक आपके पास में क्या होगा, राज्यसभा, क्या होगा, राज्यसभा, एक आपके पास में क्या होगा, प्रेसिडेंट। सबसे पहला तो चीज ये है कि जो प्रेसिडेंट है ना, इनके बारे में समझ लो, क्योंकि इनके बारे में आपको डिटेल से अलग से पढ़ना है, अलग से पढ़ना है। प्रेसिडेंट के बारे में अगेन मैंने कहा, ये सारी चीजों के बारे में आपके पास आर्टिकल्स हैं, मतलब रूल हैं। कहाँ मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, याद रख लेना। जैसे आर्टिकल नंबर 79 यानी कि पॉइंट नंबर 79 डील करता है कि यहाँ पे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा का कंपोजिशन होगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 80 डील करता है लोकसभा से, 81 डील करता है राज्यसभा से। कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको आगे पढ़ना, अगर सही मैंने बताया है तो। इसी तरीके से प्रेसिडेंट के लिए भी एक आर्टिकल है। तो अच्छा, प्रेसिडेंट के बारे में पहला चीज जानो, प्रेसिडेंट इज यानी कि ही और सी विल बी फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री। हमारे कंट्री का अगर पहला पर्सन कोई है दैट इज द प्रेसिडेंट। हमारे कंट्री का अगर पहला पर्सन कोई है दैट इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में हम एक चीज और बताएं आपको, वो चीज समझो, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में एक चीज और जानो, इसको हम बताएं, याद रखना। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है बेटा, प्रेसिडेंट का क्या होता है, इलेक्शन होता है। इलेक्शन, और कैसा इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, याद रखना। इनडायरेक्ट इलेक्शन 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। बट प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन आप ऐसे समझ लो सिंपल सा लैंग्वेज में, जिस इलेक्शन के लिए आदमी पार्टिसिपेट ना करे, ऑर्डिनरी पीपल जिसमें वोट ना डालें। आप कभी सुने होंगे आपके मम्मी पापा ने वोट दिया, तो आपके मम्मी पापा ने वोट दिया होगा, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए कभी नहीं दिया होगा। क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट दिया था, नहीं। आइदर लोकसभा के लिए दिया होगा या तो विधानसभा के लिए दिया होगा। तो धीरे धीरे करके इन चीजों के बारे में हम बता देंगे। हम और आगे बताएं उससे पहले एक बात जानो, हमने बताया जो प्रेसिडेंट है ना, तो प्रेसिडेंट जो है ना ये फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री है। तो इस पूरे कंट्री का ये पहला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री है। क्या बोले, अगर कुछ होगा तो फिर इसको सबसे पहले बचाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। इस कॉन्सेप्ट में मत समझो कि अगर कुछ होगा तो इसको पहले बचाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखो, प्रेसिडेंट जो है ना ये फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री है, मतलब आपकी कंट्री को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ऐसे समझ लो। समझ गए, पूरे देश का एक जो लीडर है दैट इज द प्रेसिडेंट। अब एक बात और यहाँ पे याद रख लेना, ये नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड का मतलब होता है रियल में इनके पास कोई पावर नहीं है, खाली नाम मात्र का है। रियल में अगर देखा जाए तो इनके पास पावर है पर बहुत कम है, बहुत कम है। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का, ऐसे आप ऐसे समझ लो। नॉमिनल का मतलब क्या हो गया, नाम मात्र का। पूरे कंट्री में जो भी काम होगा वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होगा, बट ये नॉमिनल हेड है, नाम मात्र का। रियल हेड कौन होगा, जो रियल हेड है ना, रियल हेड, इसके बारे में आपको अलग से पढ़ना। जो रियल हेड है ये होंगे प्राइम मिनिस्टर। कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, याद रखना प्राइम मिनिस्टर। तो धीरे धीरे करके बताएंगे। प्रेसिडेंट में आप अभी फिलहाल यही 1-2 चीज याद रखो, क्योंकि आपको इसको क्या करना, अलग से पढ़ना। प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री होगा, नॉमिनल हेड होगा आपकी कंट्री के। रियल हेड जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। आपकी कंट्री में जो भी काम है वो कौन कंप्लीट करेगा, या किसके नाम से होगा, प्रेसिडेंट के नाम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लोकसभा के बारे में जानो और राज्यसभा के बारे में जानो। तो मोटा मोटा यहाँ पे बता देते, क्योंकि इसके बारे में आपको अलग से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो फिर जब वहाँ पढ़ेंगे तो एक बार रिविजन हो जाएगा। हमने कहा पार्लियामेंट, अच्छा पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में कानून बनेगा, क्या बनेगा, कानून बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, कानून बनेगा। अब सुनो, लोकसभा एल से लोअर हाउस, ऐसे समझ लो। लोकसभा को हम लोग कौन सा हाउस बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं। कौन सा हाउस बोलते हैं, लोअर। राज्यसभा को हम लोग कौन सा हाउस बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं। कौन सा हाउस बोलते हैं, अपर हाउस। अगर हम, अच्छा इन दोनों में जो पर्सन जाएंगे, इन दोनों में जो पर्सन जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट होके, इलेक्शन होता है बेटा, इसका भी और इसका भी होता है, इसका भी इलेक्शन होता है और इसका भी होता है।
तो जो पर्सन इलेक्ट होके जाएंगे उनको बोलते हैं एमपी। उनको क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, याद रखना। एमपीज, एमपीज का मतलब हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने बता दिया पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया अपर हाउस। अगर हम आपसे बोले कि इलेक्शन होता है, मैंने बताया, याद रखना लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा इलेक्शन होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब यहाँ पे जो लोग जाएंगे ना उनका सीधा सीधा इलेक्शन होता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो डायरेक्ट इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? कॉमन पीपल करते हैं, याद रखना। कौन करते हैं? कॉमन पीपल। मतलब हम लोग जो इलेक्शन में वोट दे के आए थे, कौन सा इलेक्शन चला था? सुने भी होगा, लोकसभा के इलेक्शन चल रहा है। तुम ये कभी नहीं सुने होगे कि राज्यसभा के इलेक्शन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है? यहाँ पे होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैसा होता है? यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इसमें कॉमन पीपल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, याद रखना, क्योंकि इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं। इसको आप ऐसे समझ लो, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो आपने भेजा, या हाउस ऑफ कॉमन पीपल इसको बोलते हैं। इसको आप दो चीज बोलते हो, इसको आप बोलते हो हाउस ऑफ पीपल, इसको आप बोलते हो क्या? हाउस ऑफ पीपल बोलते हो, क्योंकि लोग इसको क्या करते हैं? चुन के भेजते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ स्टेट। अब हाउस ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, तो वो चीज हम आपको बाद में बताएंगे, अभी के लिए नहीं, ठीक है। स्टेट की गवर्नमेंट इसको चुन के भेजती है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। इसको लोग चुन के भेजते हैं इसको। अब मान लो अगर कोई आदमी लोकसभा का मेंबर है, जैसे कि मान लो हम लोकसभा के मेंबर है, तो मेरा जो टर्म होगा ना वो होगा 5 साल। कितना होगा? 5 साल। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 6 साल। एक और बात बता देते हैं, ये लोकसभा जो है ना, ये टेम्पोरेरी हाउस है, परमानेंट हाउस नहीं है। ये हर 5 साल में डिजॉल्व हो जाएगा। अगर 5 साल तक ये जिंदा रहा तो ये डिजॉल्व हो जाएगा, नहीं तो कभी कभी सुनते थे 2 साल में सरकार गिर गई। कभी ये टर्म सुने हो? सरकार गिर गई, सुने हो ना? सरकार गिर गए, उनको इस्तीफा रिजाइन करना पड़ा, समझ गए? राष्ट्रपति शासन लग गया, सुने हो ये सब चीजें? धीरे धीरे ये सारी चीज समझ में आएंगी, इसलिए हम कह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें मैंने क्या बता रहे थे हम? टर्म तो बताया, उसके बाद क्या बता रहे थे? देखो दिमाग से उतर गया। गिर गई सरकार। ये परमानेंट हाउस नहीं है, ये कैसा हाउस है? टेम्पोरेरी हाउस है। कैसा हाउस है? टेम्परेरी हाउस है। और ये परमानेंट है। ये कैसा है? ये परमानेंट है। याद रखना, अगर कभी लोकसभा ना रहे, राज्यसभा रहेगा। जैसे एग्जांपल बताते, जब इलेक्शन होता है, जब इलेक्शन होता है, ठीक है, तो मान लो इलेक्शन हुआ, किसी पार्टी को कोई जीत नहीं मिले, तो उस समय लोकसभा तो बना नहीं है। लोकसभा कब बनेगा? इलेक्शन होगा, उसके बाद लोग बनाएंगे, वहां का रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा, तब राज्यसभा पहले से ही है, वो रहेगा, याद रखोगे, ठीक है। अब बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस एक बात समझो, अगर आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हो तो आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 25 ईयर। ये एज होना चाहिए कितना? 25 ईयर। और अगर इसका मेंबर बनना चाहते हो तो कितना होना चाहिए? 30 ईयर। और अगर प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 35 साल। 35 साल। और ऐसे आपकी कंट्री में जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं वो सारे 50-60 साल के ऊपर के ही बने हैं, ठीक है। कोई जवान नहीं बना है राष्ट्रपति, याद रखोगे। प्रेसिडेंट मतलब हो गया राष्ट्रपति, कोई भी यंग एज में नहीं बना है। यहाँ तक मोटा मोटा मैंने बता दिया, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा का इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये याद रख लेना। राज्यसभा का होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये याद रख लेना। और प्रेसिडेंट का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये याद रख लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारी चीजों के बारे में, जैसे ये सारी चीजों के बारे में कहाँ पे जिक्र है? कहाँ पे जिक्र है? कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब तुम अपनी किताब नहीं पढ़ के तुम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लो, तुमको सारा इंपॉर्टेंट चीज वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये यूनियन पार्लियामेंट है, यहाँ ये हमने कहा पार्लियामेंट है, तो ये लेजिस्लेचर का एक पार्ट है। कानून कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। कानून कहाँ बनेगा? यहाँ पे। अब इसी में हम आपको एक चीज समझाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। मान लो हमको कानून बनाना है, क्या करना है? क्या करना है? कानून बनाना है हमको। मान लो कि हमको कानून बनाना है, जैसे कल से सारे लड़के लहंगा पहनेंगे, सपोज कानून बनाना है, ऐसे मान लो कानून बनाना है, ठीक है। अब ये एक हाउस है, ये एक हाउस है। बेटा एक बात और जानो, इसमें जो मैक्सिमम मेंबर होंगे वो 550 होंगे। इसमें जो मैक्सिमम मेंबर होंगे वो कितना होंगे? और करंट कितने हैं आज के समय पे? इसमें जो मेंबर हैं वो कितने हैं? 543 करंट। मतलब इतने लोग यहाँ पे हैं, इलेक्ट हुए हैं इतने। अब इनमें कोई ना रहे, मर जाए, खत्म हो जाए, रिजाइन कर दे, वो अलग बात है, बट इतने लोग यहाँ पे इलेक्ट हैं। इलेक्ट, सेलेक्ट नहीं बेटा, इलेक्ट हैं, याद रखना। इलेक्शन हुआ इनका। और यहाँ पे जो करंट है वो कितना है? 245। यहाँ पे कितना है? 245, याद रख लेना। जिसमें याद रखना 238 नहीं, जिसमें 12 जो है ना उनका नॉमिनेशन हुआ है, 12 का नॉमिनेशन हुआ है।
अब नॉमिनेशन क्या होता है हम बताएंगे। और 12 से 3 और 233 का आपके पास में हुआ है इलेक्शन। अगर हम सही है तो यही है 245 12 का इसमें क्या हुआ है इलेक्शन, और 233 का देखें बुक एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉट मोर देन 250 से ज़्यादा नहीं, 12 238 यहाँ पे दिया हुआ, मतलब वो 250 में बताया, बट करंट 245 है, ठीक है, करंट 245 है, ओके। करंट यहाँ पे होना भी चाहिए कहीं पे, ओल्ड बुक है, अच्छा तुम्हारे में होगा, देखिए क्या करंट होना चाहिए कहीं पर, दिमाग से उसमें भी नॉट मोर देन 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 250 हो सकता है, और करंट का यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। एक मिनट, करंट मतलब अभी कितना चल रहा है, हाँ नहीं है द मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वो दिया हुआ 250, करंट कितना है, करंट अब 245 है, मतलब वो, चलो कोई नहीं, ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आपको समझाएंगे, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मेरे ख्याल से यही है, ठीक है, एक बार ये नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है, नॉमिनेटेड का मतलब होता है इन 12 के लिए इलेक्शन नहीं होगा, ये प्रेसिडेंट अपने मन से चॉइस करके भेजता है, जैसे हम बहुत पॉपुलर हो गए तो प्रेसिडेंट हमको बोलेंगे डू यू वांट टू बिकम एमपी ऑफ राज्यसभा, तो अगर बनना चाहेंगे तो हमको वहाँ पे भेज देंगे, समझ गए मेरी बात, बहुत पॉपुलर, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, हेमा मालिनी हो गई, या सपोज मान लो कि अमिताभ बच्चन हो गए, या मान लो कल हम बहुत पॉपुलर हो गए तो हमको राज्यसभा, तो ये इन 12 का इलेक्शन नहीं होता बेटा, समझ गए, इनको प्रेसिडेंट अपने मन से, ठीक है, जो पॉपुलर होते हैं वो भी होता है पॉपुलर, मतलब आर्ट के फील्ड में हो जाए, उसके बाद में किसी सोशल फील्ड में हो जाए, वही काम करेगा जो सारे करेंगे, समझ गए, वही काम करेगा, मतलब इस पे इलेक्शन होता है, इस पे इलेक्शन नहीं होता है, और इलेक्शन भी होता तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ये क्लियर है। अब देखो आगे एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, करंट स्ट्रेंथ कितना है, 245 है, मैक्सिमम तो इतना है, यहाँ पर भी मैक्सिमम इतना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, पर करंट ये है, यहाँ पर करंट है 543, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। अब हम आपको बताते हैं, मान लो कोई कानून बनाना है, मैंने कहा कि एक कानून बनाना है कि कल से, अच्छा इस कानून के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी के लिए समझो कि एक कानून बनाना, कल से सारे लड़के लहंगा पहनेंगे, ठीक है, कल से सारे लड़के क्या करेंगे, लहंगा पहनेंगे, और लहंगा एक बहुत अच्छा ड्रेस है, ठीक है, हाँ शादी ओकेजन में लड़कियां लहंगा पहनती हैं, ठीक है, अच्छी लगती हैं, तो सरकार कह रहे हैं लड़के भी अच्छे लगें, इसलिए कल से लहंगा पहनेंगे, तो लड़कों के अच्छे लगने के लिए लहंगा पहनने वाला नियम लाना है। अब नियम लाने का तरीका, जब नियम लाया जाता है, मतलब कानून बनाने के लिए कोई चीज़ लाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिल लेके आए, बिल मतलब पैसा वाला बिल नहीं लेके आए, क्या लेके आए, याद रखना, क्या लेके आए, बिल लेके आए, बिल मतलब प्रावधान लेके आए कि ऐसा होना चाहिए। अब इन दोनों में से किसी एक हाउस में पहले आएगा, चाहे किसी में भी आए, कोई भी हाउस ला सकता है, ऐसा नहीं है कि पहले लोकसभा में आता है, किसी में भी आ सकता है, कहानी समझो, कोई दिक्कत नहीं है कि, इसलिए हमने कहा कि किताबों में जो है उससे आपको अलग चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे डेप्थ में किताबों में भी अगर लाइन टू लाइन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा आइदर इन अ हाउस, किसी एक में, ठीक है, याद रखना, हम बताएंगे, जब उसको बताएंगे तब। हमने कहा कोई कानून बनाना है तो एक बिल लेके आना होगा, अरे बिल मतलब कानून क्या बनाना है, कुछ तो लिखा हुआ होगा ना, हाँ, किसी एक में, चाहे इसमें चाहे इसमें, मतलब कोई एक हाउस लेके आ सकता है, मान लो इसको कोई बिल बनाना है, कोई कानून बनाना है, प्रेसिडेंट भी बोल सकता है प्रेसिडेंट, ऐसा क्या है, लेकिन प्रेसिडेंट किसके मर्जी से काम करता है, प्राइम मिनिस्टर के, ये चीज़ हम आपको आगे बताएंगे, अभी के लिए समझो। मैंने कहा मान लो ये कोई कानून बनाना चाहता है, ये लेके आ जाए, ये कोई कानून बनाना चाहता है, ये लेके चला है, सपोज राज्यसभा बोल रही है कि लड़के लहंगा पहनेंगे, तो लाओ बिल लेके आओ, राज्यसभा में बिल आ गया, कोई दिक्कत है, तो राज्यसभा में बिल आ गया, तो अगर राज्यसभा उसको पास कर दे, अच्छा पास मतलब मेजोरिटी, आधे से ज़्यादा लोग एग्री होने चाहिए, यही कहानी है ना, आधे से ज़्यादा लोग क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए। अगर राज्यसभा ने पास कर दिया तो ये कहाँ जाएगा, लोकसभा के पास, अगर राज्यसभा ने पास नहीं किया तो वही डिजॉल्व हो गया, खराब खत्म हो गया, उससे तो मतलब ही नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, लोकसभा के पास। अगर लोकसभा ने पास कर दिया, याद रखना, तो ये कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट ने साइन किया, प्रेसिडेंट साइन ऑन द बिल, देन ये जो बिल है ये बन जाएगा एक्ट, यानी कि ये उसी दिन से लागू हो जाएगा जिस दिन उसने साइन किया। तो प्राइम मिनिस्टर पूछा
पूछे। देखो ऐसे तो बोला जाता है कि वहाँ पे ऑन एडवाइस वो काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। ये उनका अपना मतलब सोच के ऊपर है, साइन कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हैं। कुछ तो पावर है ना प्रेसिडेंट का अपना, हर चीज पूछ के करेंगे ऐसा नहीं है बेटा, कहानी समझो। ठीक है, टसल इसलिए होते रहती है, आप ऐसे समझ लो कि इसने पास किया तो लोकसभा के पास गया, लोकसभा ने अगर पास किया और नहीं किया तो यही खत्म हो गया। अगर लोकसभा ने पास किया और प्रेसिडेंट के पास आया और प्रेसिडेंट ने साइन किया तो वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट। कल से लहंगा पहन के सबको घूमना होगा। अब एक चीज यहाँ पे सुनो, यहाँ एक चीज बताओ, तुम लोग बताना। मान लो राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा के पास आ गया, लोकसभा ने भी पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास 3 चॉइस होगा। आप मानते हो कि नहीं, प्रेसिडेंट के पास 3 चॉइस होगा, या तो वो साइन कर दे, या तो वो साइन ना करे, साइन ना करे, या तो वो कुछ ना बोले, वो कुछ ना बोले और उस बिल को वो क्या करे, चुपचाप अपने पास रख ले। इसको आप बोलते हो वीटो करना। ठीक है, इसको क्या करना, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बिल मेरे पास आया, अच्छा मेरे पास साइन करने के लिए आया तो हम चुपचाप टेबल के नीचे डाल दिए, हम कुछ नहीं करेंगे। हमने देखो साइन किया। अब एक बात यहीं पे याद रखना, प्रेसिडेंट ने साइन किया तब तो ठीक है, कानून बन गया। अगर साइन नहीं किया मतलब ये वापस चला गया कहाँ पे, लोकसभा के पास। इसका मर्जी, इसका मतलब है ये बोलेगा कि एक काम करो, ये अच्छा नहीं, इसको थोड़ा सुधार करो। जरूरी नहीं है कि इसका बात मान लीजिए, याद रखना। मतलब बिल यहाँ से वापस यहाँ आया ना, मान लो ये साइन ना करे तो वो बिल कहाँ जाएगा, वापस यहाँ आएगा। अब वापस यहाँ आए, अगर ये फिर से बिल को एज इट इज भेज दे ना, तब इसको 100% साइन करना ही पड़ेगा, तब ये वापस रिटर्न नहीं कर सकता, चाहे लहंगा पहनो, चाहे ब्लाउज, चाहे साड़ी, कुछ भी पहनो। कहानी समझ में आ गया, मैंने क्या बताया। यहीं पे प्रेसिडेंट क्या होता है, बंधा हुआ है। अगर एक प्रेसिडेंट एक बार वापस कर सकता है, दोबारा वापस नहीं कर सकता, केवल एक बार कर सकता है, दोबारा वापस। हमने सिंपल तरीके से बताया, किसी बिल को अगर एक्ट बनाना है, वो बिल या तो इसमें लेके आओ या तो इसमें लेके, मतलब कोई एक हाउस लेके आती है, उस पर डिबेट होता है, वोटिंग होता है। अगर वो बिल अगले हाउस में जाती है, पास हो जाती है और अगला हाउस उसको पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजता है और प्रेसिडेंट ने साइन किया, देन बिल बिकम्स एक्ट। इतनी चीजें सारे बच्चों को पता है, हमारी क्लास के बच्चों को तो स्पेशली पता है। हमने क्लास में ये सारी चीजों के बारे में क्या किया, डिटेल में बता दिया। अगर आप देख रहे हो, आप देखोगे और कोई डाउट होगा तो इसको फिर स्कूल में डिस्कस कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अभी एक चीज और सुनो, जब उस पर डिस्कस होता है ना, तो जो पास करता है ना, वहां पे जैसे कि मान लो हमने कहा कि क्लास में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे का मतलब है 3 बच्चे एग्री हो जाए, 2 बच्चे एग्री ना हो तो चलेगा, आधे से ज्यादा होना चाहिए ना। कभी कभी क्या होता है ना कि जो ये वोटिंग होता है ना पार्लियामेंट के अंदर, वो 2 तरह का होता है। एक होता है सिंपल वोटिंग, आधे से ज्यादा, और एक होता है स्पेशल वोटिंग। स्पेशल वोटिंग प्रेजेंट एंड वोटिंग का, तो ये 2 तरह का होता है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। यहाँ तक समझ के, ये यूनियन का, ये किसका है पूरा, ये यूनियन का किसका है पूरा, ये यूनियन का है। ठीक है, अब देखो आगे, यूनियन मतलब पूरे देश के लिए, याद रखना। चलो नेक्स्ट देखो, एक बात याद रखना, लोकसभा का सबसे ज्यादा जो सीट है, सीट का मतलब हो रहा है कि सारे मेंबर, सबसे ज्यादा मेंबर्स किस स्टेट से आ रहे हैं सेलेक्ट होके, तो लोकसभा का सबसे ज्यादा जो सीट है या सबसे ज्यादा जो मेंबर्स आते हैं किस स्टेट से, वो आते हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से। राज्यसभा का भी जो सबसे ज्यादा सीट होगा वो क्या होगा, वो उत्तर प्रदेश का ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनो एक बात, जैसे ये यूनियन पार्लियामेंट है, इसी तरीके से स्टेट का पार्लियामेंट होता है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख लेना, इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से होता है आपके पास में स्टेट का पार्लियामेंट। स्टेट का पार्लियामेंट क्या होता है, स्टेट का, स्टेट के पार्लियामेंट को हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, दैट इज द विधानमंडल। किससे जानते हैं, विधान मंडल से। विधानसभा नहीं बेटा, विधानमंडल। किससे जानते हैं, विधानमंडल। इस विधानमंडल का या स्टेट के पार्लियामेंट का भी 3 पार्ट होगा, 3 पार्ट होगा। एक आपके पास में होगा विधानसभा, जैसे लोकसभा था, याद है, जैसे लोकसभा वैसे विधानसभा। एक आपके पास में होगा विधान परिषद, जैसे राज्यसभा था, जस्ट लाइक, यहाँ पे लिख दे, जस्ट लाइक आपके पास में लोकसभा जैसे था वैसे ये है, जस्ट लाइक जैसे राज्यसभा था वैसे ये है। और एक आपके पास में हो जाएगा गवर्नर। हर स्टेट का एक गवर्नर है कि नहीं है, होता है कि नहीं होता है। जैसे वहां पे फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री वो था, ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट। ऐसे ही बता दो, फर्स्ट पर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन है,
डिस्ट्रिक्ट के फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? हमने कंट्री का बता दिया, हमने स्टेट का बता दिया। फर्स्ट पर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन होते हैं? डिप्टी कमिश्नर, डीसी, याद रखना। अब सुनो एक बात, सेम वही चीज विधानसभा का मेंबर। अच्छा एक बात याद रखना, अगर इन दोनों का कोई मेंबर है तो उसको हम लोग बोलते हैं एमएलए। क्या बोलते हैं? एमएलए। मतलब इसका हम लोग बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको हम लोग बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये काउंसिल है, विधान परिषद काउंसिल है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग, एमएलए मतलब विधानसभा, एमएलसी मतलब विधान परिषद। आप ऐसे समझो, अगर आप विधानसभा का मेंबर बनना चाहते हो तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 25। वहाँ पर भी 25 था। यहाँ पे ए एम ए का क्या बोले? असेंबली और सी काउंसिल, डिफरेंस है बेटा, ये परिषद है, ये सभा है, ठीक है। अरे दोनों में क्या डिफरेंस है? वही डिफरेंस है जो लोकसभा और राज्यसभा में है, बस स्पेशल नाम दे दिया है। इसका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 30 ईयर। कितना होना चाहिए? याद रखना कि कितना होना चाहिए? 30 ईयर। अब एक बात सुनो, हमने यहाँ पे बताया इसका कैसा इलेक्शन होगा? डायरेक्ट इलेक्शन होगा। इसका कैसा होगा? इसका कैसा इलेक्शन होगा? इनडायरेक्ट होगा। कैसा होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसका जो इलेक्शन होगा ये कैसा होगा? इसका इलेक्शन कैसा होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, मतलब गवर्नर का इलेक्शन। अच्छा एक्चुअली गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है। और ये कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब प्रेसिडेंट अपने मन से तो अपॉइंट करेंगे नहीं, पीएम के उससे करेंगे, सीधी सी बात है, तो अपॉइंटमेंट होता है। अब एक बात सुनो, हमने एक बात ये बता दिया कि जो वोटिंग है बेटा, याद रखना ये चीज, जो वोटिंग है यानी कि जो पीपल वोट करते हैं, जो पीपल वोट करते हैं, पीपल वोट करते हैं केवल दो के लिए, एक हो गया लोकसभा के लिए और एक हो गया विधान सभा के लिए। बाकी लोकसभा वाले को एमपी बोलते हो, एमपी ऑफ लोकसभा, इसको आप बोलते हो एमएलए। यानी कि एमपी और एमएलए के इलेक्शन को छोड़ के, ठीक है, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे आपके पास में एमएलसी हो, सबका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं कर। अभी एक बात बताओ, हम एक चीज और इसी में बताते, कंफ्यूजन में मत रहना। हर स्टेट में विधानसभा है बट हर स्टेट में विधान परिषद। ऐसे इधर देखो, ये लोअर हाउस है, आप ऐसे समझ लो, ये लोअर हाउस है, ये कैसा हाउस है? लोअर। और ये कैसा है? ये कैसा है? अपर। हमने कहा हर स्टेट में विधानसभा है, झारखंड में विधानसभा है, झारखंड में विधान परिषद नहीं है। अगर मान लो ये दोनों है तो कानून कैसे बनेगा? वैसे ही बनेगा, पहले इसमें आएगा फिर इसमें आएगा फिर यहाँ साइन होगा, या पहले इसमें आएगा फिर यहाँ साइन होगा। और अगर ये किसी में नहीं है तो सीधे यहाँ के बाद कहाँ जाएगा? गवर्नर के बाद। कहानी समझ गए? कोई दिक्कत है? हर स्टेट में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद इंडिया में केवल कुछ स्टेट्स में है, जैसे कि आपके पास में हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया। क्यों का रीजन नहीं, शुरू से चल रहा है। ये सरकार चाहे तो बना सकती है, स्टेट अगर डिमांड कर रहा है कि हमारे यहाँ होना चाहिए तो पार्लियामेंट बना देगी, ऐसा नहीं है। जैसे यूपी हो गया, जैसे आपके पास में बिहार हो गया, ठीक है, जैसे आपके पास में हो गया जम्मू कश्मीर, तो स्टेट नहीं, जम्मू कश्मीर में भी है, ठीक है। जैसे कि आपके पास में हो गया, मान लो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, जैसे कि आपके पास में तेलंगाना हो गया। तो ये कुछ स्टेट है जिनमें आपके पास में दोनों है, ठीक है। जब दोनों की बात करेंगे तो विधानमंडल, और जब सिंगल की बात करेंगे तो विधानसभा की बात करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमने ये स्टेट का मोटा मोटा बता दिया, आपको दिमाग में रखना है। सेंटर के लिए जो कानून बनेगा या लॉ बनेगा वो कहाँ बनेगा? यूनियन पार्लियामेंट में बनेगा। स्टेट के लिए कहाँ बनेगा? स्टेट वाले पार्लियामेंट में। स्टेट वाले पार्लियामेंट को आप बोलते हो विधानमंडल बोलते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? इन चीज़ों को मिटाए, आगे बढ़े। अब बुक से दिखाते हैं इतनी वो चीज़ें जो आप सारे बच्चे जानते हो। याद रखना, आप यहाँ पे जो भी चीज़ पढ़ोगे, जिस चीज़ के बारे में पढ़ोगे, हर चीज़ का जिक्र आपको कहाँ मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। हर चीज़ का क्या मिलेगा? यहाँ जो भी चीज़ आप पढ़ोगे, इन सारी चीज़ों का जिक्र कहाँ मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ चीज़ों का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा, तो उनको कानून बना के डिसाइड कर लिया गया। याद रखना, ठीक है। उनको लॉ बना लिया, लीगल हो गया वो कानून। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन से आया दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल, समझ गए? जो कानून बना के आया दैट इज द लीगल, और जो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आया और कानून से भी नहीं आया तो वो हो गया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसा अपनी कंट्री में नहीं है। जैसे एग्जांपल बता देते हैं, मान लो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया।
कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल, इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में कानून से हुआ है। भाई आप एक स्कूल बना सकते हो, कोई तो कानून होगा ना, तो ये लीगल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा कि आप स्कूल बना सकते नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में मिले नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब सुनने की करके पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें काटी हुई हैं, बट हम आपको हर चीज़ के बारे में बताएंगे। काटा कूटा ये मत बोलना सर ये पोर्शन में नहीं, ये पोर्शन में नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, कोई परेशानी नहीं है। देखो सबसे पहले सिलेबस में आ जाओ, आपको पढ़ना है क्या, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये स्पेशली क्लास 10 वालों के टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो बच्चों ये जो मैंने पहले बताया ये मोटा मोटा आपके दिमाग में चलना था, क्लास 10 वालों के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हो, वो भी ICSE में पढ़ते हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अदरवाइज इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ नॉलेज के लिए अगर जानना चाहो तो ये वो चीज़ है जो हर बच्चे को जानना चाहिए, हर पर्सन को जानना चाहिए। सबसे पहले लोकसभा, मैंने बता दिया लोकसभा क्या है। लोकसभा लोअर हाउस है, लोकसभा जो है वो क्या है, हाउस ऑफ पीपल है। लोकसभा के मेंबर्स का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, 5 साल उनका टर्म होता है। कंपोजिशन कैसे होता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इन चीज़ों के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। लोकसभा में जब कोई कार्यक्रम चलता है, वहाँ पे क्वेश्चन आवर क्या होता है, 0 आवर क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। स्पीकर क्या होता है, स्पीकर का इलेक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और अगले कंट्री से कंपेयर करेंगे कि हमने ये जो लिया है कि दूसरे कंट्री में ये डिफरेंस कैसे है। हम आपको एक चीज़ पहले बताएं, ध्यान से सुन लो, अभी हम बताते हैं इस चीज़ के बारे में, याद दिलाना हमको, रिपब्लिक के बारे में हमको बताना है। आप लोग सुन लो ना, इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है पहले ये जान लो, फिर इसके बारे में हम आपको बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया वो फेडरल सेटअप इन इंडिया। इंडिया में फेडरल सेटअप क्या है, फेडरल सेटअप का मतलब क्या होता है, ठीक है, फेडरल, ठीक है, याद रखना फेडरल का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, फेडरल का सिंपल सा मतलब है हमारी कंट्री में डिवीजन ऑफ पावर है, मालूम है ना, हमारी कंट्री में डिवीजन ऑफ क्या है, पावर है। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब मैंने बता दिया कि पूरे देश के लिए जो कानून बनेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट के लिए जो कानून बनेगा वो क्या बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। लोकल बॉडीज अपना अलग बनाती हैं। तो पावर को आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अगर ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का फॉर्म जिसमें पावर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, इनको हम लोग बोलते हैं फेडरल, याद रखना, ये है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर एक हो गया फेडरल स्ट्रक्चर, एक हो गया यूनिटरी स्ट्रक्चर। यूनिटरी स्ट्रक्चर में सारा जो पावर है ना वो सेंटर ही बनाएगी, याद रख लेना। वहाँ स्टेट टू स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन में हो गया, वहाँ पे स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक एक करके बताएंगे, यहाँ पे दिया भी हुआ है। इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड बोथ आर सुप्रीम विद इन देयर द रिस्पेक्टिव स्पेयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसको हम आगे बताएं उससे पहले मैंने बताया कि मुझे एक चीज बताना, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ये समझ लो। देखो रिपब्लिक का मतलब, इसको हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र। गण का मतलब हो गया पीपल और तंत्र का मतलब हो गया सिस्टम, लोगों का सिस्टम। आप ऐसे समझो, ये बताओ अपनी कंट्री के जो हेड हैं वो कौन हेड है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मैंने कहा इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट होता है लेकिन होता है ना इलेक्शन। प्रेसिडेंट एक पर्सन है, तो द हेड ऑफ आवर कंट्री इज इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं है, इलेक्टेड, उनका इलेक्शन होता है। हेड ऑफ आवर कंट्री इज इलेक्टेड, दैट्स व्हाई आवर कंट्री इज रिपब्लिक। रिपब्लिक मींस गणतंत्र, गण मतलब पीपल, तंत्र मतलब सिस्टम, वो सिस्टम जिसने पीपल को वहां तक पहुंचा दिया या हेड बना दिया, याद रखना। दैट्स व्हाई आवर कंट्री इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का टर्म जहां भी यूज करोगे वहां पे ये याद रखोगे कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना, स्टेट, वो क्या होता है, वो होता है आपका, वो आपका होता है पीपल होता है। एक और बात हम आपको बता देते हैं जो आपको जानना होगा, याद रखना, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को कंट्री नहीं बोला गया है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का 2 नाम है, इंडिया और भारत, और कंट्री नहीं बोला गया। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आप इंडिया के लिए कंट्री का जिक्र नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। जब भी आप देखोगे तो आपको स्टेट मिलेगा, स्टेट 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 ही मिलेगा। पूरे कंट्री के लिए भी स्टेट है, स्टेट के लिए भी स्टेट है, ठीक है। तो जो पहला आर्टिकल है, हमने कहा कि अगर पूरे कंट्री की बात करेंगे तभी स्टेट की ही बात करोगे। स्टेट, कंट्री को वहाँ पे स्टेट रेफर किया गया है, और स्टेट भी स्टेट रेफर किया गया है। इंडिया को आप स्टेट बोलोगे, यूनियन ऑफ स्टेट बोलोगे। आर्टिकल नंबर 1 हमने कहा ना, कितने आर्टिकल है, 395। तो यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल नंबर 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, भारत, इंडिया दैट इज भारत, shall be और will be, shall be और will be यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट,
इंडिया है क्या, तो ये यूनियन है स्टेट का, याद रखना। इंडिया खुद में एक कंट्री नहीं है बेटा। तो बोलोगे सर हम लोग कंट्री कंट्री क्यों जिक्र करते हैं, एक ऑर्डिनरी टर्म में हमने कंट्री कह दिया, बट इंडिया जो है ना ये यूनियन है। कैसा यूनियन है, अनब्रेकेबल यूनियन है। इसमें कोई भी स्टेट इस इंडिया से बाहर नहीं निकल सकता है, याद रखोगे, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड फॉर्म है इस मामले में, समझ गए मेरी बात, स्ट्रॉन्ग है, याद रखना। यूनियन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया जो है ऐसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है, जब बना था उस समय 13 स्टेट थे। कितने स्टेट थे, 13। और आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कितने स्टेट हैं, 50। आप ऐसे समझ लो, यूएसए की बात करते हैं, यूएसए में कितने स्टेट हैं, 50 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं, 50 हैं। वहां पे ऐसे समझना, जो पर्सन है ना, इधर देखो, वहां पे जो पर्सन है ना, वो मान लो 50 स्टेट में से एक स्टेट है ए, एक स्टेट आपके पास में बी, एक सी, ऐसे ही 50 स्टेट है। तो जो पर्सन है ना, वो अपने स्टेट का सिटीजनशिप होगा उसके पास, और यूएसए का भी होगा। तो वहां पे 2 सिटीजनशिप है, 2। इंडिया में बस एक। और कोई स्टेट बी का जो पर्सन है उसके पास बी का सिटीजनशिप होगा, और पूरे कंट्री ए का नहीं होगा, अपना अपना। अपना हाँ, अपने स्टेट का है और पूरे यूएसए का है। अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है। वो जा सकता है पर सिटीजनशिप नहीं है उसको। आप ऐसे समझो, कहानी समझ गए, पूरे यूएसए का है। सिटीजनशिप में होता है। आप देश के नागरिक हो, कैसे पता चलेगा, सरकार आपको कुछ अथॉरिटी देगी ना कि आप इस देश के सिटीजन हो, दैट इज द सिटीजनशिप। बट हमारी कंट्री में हम झारखंड बिहार नहीं, जैसे हम झारखंड में रहते तो ये नहीं बोलेंगे हाँ आई एम सिटीजन ऑफ झारखंड, ठीक है। हमको बोलना होगा आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया। इसलिए जब भी सिटीजनशिप बोला पूछा जाता है आपसे, तो आप बोलते हो इंडियन है। क्या है, इंडियन है। क्यों, ये क्या बताता है, ये बताता है इंटीग्रिटी को। क्या बताता है, इंटीग्रिटी को। इसका मतलब है आप किसी एक स्टेट को रेफर नहीं कर रहे हो बेटा, आप क्या कर रहे हो, आप सबको। तो हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है। कैसा सिटीजनशिप है, सिंगल। हाँ, और यूएसए में कैसा है, डुअल सिटीजनशिप है। यूएसए में डुअल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, एक पूरे अमेरिका के लिए है और एक स्टेट के लिए है। अलग अलग स्टेट ने अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा होगा और एक पूरा बना हुआ है। बट हमारी कंट्री में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है। यूएसए में पूरे जो सेंटर है ना, वो 3 डिफेंस हो गया, उसके बाद में तुम्हारे पास में हो गया क्या बोलते हैं फॉरेन कम्युनिकेशन हो गया। ऐसा 1-2 और छोड़ के बाकी जितना मैटर है वो सब स्टेट को दे दिया कि वो मेन देखेगा। बट हमारे पास ऐसा नहीं है। तो ये चीज याद रखना, रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द पीपल इज इलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड। अगर हेड ऑफ द पीपल सेलेक्ट हो जाए तो रिपब्लिक नहीं होगा बेटा, वो हो जाएगा मोनार्की। याद रखना, अगर सेलेक्ट हो रहा है, सेलेक्ट होने का मतलब होता है उनको चूज किया है, चलो तुम सिंहासन पे बैठो, तो वो मोनार्क हो जाएगा। कहानी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो फेडरल सेटअप के बारे में हमने ये मोटा मोटा आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म, पहले ये बॉक्स वाला हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, there are 2 or more level of government and the different level of the government govern the same citizen but each level has its own jurisdiction in specific matter। मैंने बता दिया, वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लेवल का गवर्नमेंट होगा। जैसे अपनी कंट्री में एक यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, सबका अपना अलग अलग जुरिस्डिक्शन है। झारखंड वाला जो है वो बिहार वाले पे ये नहीं कर सकता, कब्जा नहीं कर सकता, या बिहार वाले पे ये नहीं कर, बिहार वाला यूपी वाले पे नहीं यार झारखंड आज हथियार लेंगे, बिहार चलो धावा बोल दो। फेडरल का मतलब है जहाँ पे क्या है, पावर ऑफ डिवीजन है। दूसरा, द जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हर लेवल का जो जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कामकाज करने का एरिया, आप समझ लो, तो वो उसका स्पेसिफाइड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में। आप इससे ज़्यादा बढ़ के नहीं जा सकते हो। कहानी समझ गए, कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ का जिक्र है कि इस सब्जेक्ट पे यूनियन है, इस सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट है, और इस सब्जेक्ट पे दोनों मिलके नियम बनाएगा। जैसे मान लो अगर रेलवे पे नियम बनाना है तो कोई स्टेट बनाएगी क्या, रेलवे अगर स्टेट बनाती रेलवे पे तो बोलते यार ये वाला रेलवे लाइन यहाँ से नहीं पार होगा। नहीं समझ रहे हो, मान लो झारखंड सरकार जेएमएम पार्टी कल नियम बना दे रेलवे पे, तो वो तो बोलेगी रांची से होके फ्लाइट नहीं उड़ेगा, बोलेगा ना यहाँ से रेलवे लाइन नहीं पार करेंगे हम। तो इसीलिए कुछ सब्जेक्ट पे जो कानून बनता है वो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। इन चीज़ों के बारे में भी आपको पढ़ना हम बताएंगे। तीसरा पॉइंट देख लो,
द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फंडामेंटल जो प्रोविजन है ना, कोई एक चेंज नहीं कर सकता है। ऐसे नहीं है कि कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या करे, आज कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने चला जाए। सच चेंज कैन बी मेड बाय द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा, द डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ये मैंने बता दिया, डिस्प्यूट सेटल होगा कोर्ट से। और कौन सा कोर्ट से सेटल होता है? नॉर्मली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होता है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली डिमोक्रेटेड टू इंश्योर देयर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ये भी मैंने बता दिया कि इन सारी चीजों का जिक्र कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम आपको एक चीज बता देते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरल सेटअप। इसमें आपके पास में दिया गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर द 2 टियर गवर्नमेंट। सबसे पहले दो टियर का गवर्नमेंट था, दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में इसी दो का जिक्र है, एक हो गया यूनियन गवर्नमेंट, एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लेटर थर्ड लेवल ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। बाद में इसको ऐड किया गया, तीसरा लेवल जो है ना, इसको बाद में ऐड किया गया। ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये वाला, इसका ये पॉइंट हम आपको बताएंगे। याद रखना, पहले 2 लेवल था, एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मैंने पार्लियामेंट बताया ना, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट मैंने बताया ना, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। एक लोकल बॉडी, ठीक है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। अब पंचायत मतलब नगर पंचायत सुने हो, जिला परिषद सुने हो, नगर निगम सुने हो, ग्राम सभा सुने हो, ग्राम पंचायत सुने हो, ब्लॉक समिति सुने हो, ये सब लोकल गवर्नमेंट हो गया। अरे गांव में पंचायत सरपंच सुने हो ना, उसका भी इलेक्शन होता है, सरपंच, ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत, ये सारी चीजें हो गई लोकल बॉडी में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है। अब एक एक करके प्रोविजन पढ़ो। इंडिया इज ए लार्ज कंट्री विथ 28 स्टेट एंड द 8 यूनियन टेरिटरी, ये पुरानी किताब है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल इन द इंडियन फेडरल सिस्टम फॉर द स्टेट टू ब्रेक अवे, ये मैंने बता दिया, ये पॉसिबल नहीं है। हमने कहा ना, आर्टिकल नंबर 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत विल बी और शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया नहीं है, कंट्री नहीं है, क्या है? स्टेट है। कितने, किसका स्टेट है? यूनियन ऑफ स्टेट है, और कोई स्टेट इसको ब्रेक करके बाहर नहीं कर सकता। अमेरिका में कर सकता है, अमेरिका भी तो यूनियन है ना, कितने स्टेट का? 50। कोई एक स्टेट चाहे तो उससे बाहर निकल सकता है, समझ गए? बट ऐसा इंडिया में नहीं है। सेकंड नंबर, अ फेडरल सिस्टम इज द ओनली सिस्टम सुटेबल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ पीपल। हमारे देश के लिए फेडरल वाला सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में बहुत तरह के, बहुत रिलीजियस के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी है, बोली है, भाषा है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए ना, फेडरल का मतलब पावर का डिवीजन। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट हर किसी को देख नहीं सकती, दैट्स वाई ये हमारे लिए ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव, ये मैंने बता दिया। ठीक है, पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ये भी बता दिया। द स्टेट हैव बीन गिवन द राइट टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेट के पास राइट है कि वो सरकार की कामकाज में मतलब हेल्प कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। इंडिया हैज ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल का मतलब होता है 2 सदन है, 2 हाउस है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक है, नो सिस्टम ऑफ फेडरेशन कैन बी सक्सेस अनलेस बोथ द यूनियन एंड द स्टेट। कोई भी फेडरेशन सक्सेसफुल तब तक नहीं हो सकता जब तक वो स्टेट और यूनियन दोनों को एक साथ लेके ना चले। अब बोलो, फेडरेशन का मतलब होता है संघ, ग्रुप, आप ऐसे समझ लो। फेडरेशन का मतलब क्या हो गया? संघ और ग्रुप। तो बेटा ये बेसिक था जो मैंने बता दिया। इसको बताने के बाद आप किताब जब पढ़ोगे ना, तो आपको खुद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, किताब की आपको जिक्र ही नहीं पड़ेगी। जैसा कि जो मैंने बता दिया, फेडरल गवर्नमेंट का सिंपल सा मतलब ही यही होता है कि भैया एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें क्या है, पावर का डिवीजन है अमंग द वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल 3 होता है, याद रखोगे। हमने ये ऑर्गन बताया ना, जैसे हमने बताया गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है बताता हूँ, क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर? लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या है? लॉ को एग्जीक्यूट करना। जुडिशरी का फंक्शन क्या है? जजमेंटल बॉडी है। ये तो यूनियन का हो गया। ऐसे स्टेट का होगा विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। विधान परिषद हर स्टेट में, कुछ स्टेट में है, विधानसभा हर स्टेट में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है। अब जब हम आपसे ऑर्गन पूछे, गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और लेवल पूछे तो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, ये लेवल हो गया। ठीक है, तो हमारी कंट्री में ये डिफरेंट लेवल है, जिसमें हाँ 3 ही समझो। तो एक सेंटर पे, एक हो गया स्टेट पे और एक हो गया लोकल पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज हम आपको यहाँ पे और बता देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है,
याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि इस सब्जेक्ट पे यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी। जिस सब्जेक्ट पे यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी वो सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के। इस सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी तो ये हो गया स्टेट लिस्ट। एक कंकरेंट लिस्ट होता है जिसपे दोनों कानून बना सकती है, समझ गए। जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट ऑन ऑफ कंकरेंट लिस्ट। एजुकेशन जो सब्जेक्ट है ना वो मतलब कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, एजुकेशन पे दोनों कानून बनाएगी। आप बोलोगे सर अगर दोनों ने कानून बना दिया एक साथ, तो दोनों ने कानून बना दिया तो वो कानून वहां तक वैलिड होगा, ठीक है, जहां तक यूनियन गवर्नमेंट का कानून क्या है, चल रहा है। अगर यूनियन गवर्नमेंट का कानून हैम्पर हो रहा है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि कंकरेंट लिस्ट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ बना दिया, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाया उसका कुछ प्रोविजन, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट ने जो बनाया उसका कुछ प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजन से मैच खा रहा है, वो चलेगा। बाकी जो मैच नहीं खा रहा है वो इलीगल, इनवैलिड हो गया। आप ऐसे समझो दोनों के केस में यूनियन गवर्नमेंट वाला मतलब प्रायोरिटी रखेगा, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास को यहाँ तक छोड़ते हैं, इसको अच्छे से देखो, अगर समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो कमेंट कर दो। स्कूल के जो हमारे बच्चे हैं वो स्पेशली इसको देखो, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। पॉइंट नोट कर लो, नोट्स आप खुद से बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज मुझे कहीं टाइम मिलेगा तो हम आपको बाद में मतलब बना के क्या करेंगे, दे देंगे। ये चीज़ें आपके सिलेबस से बिलोंग करेंगी, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगी। जानना है इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्लास 9 में जाके आप इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ोगे। एनसीईआरटी वाले जितने बच्चे हैं, याद रखो, एनसीईआरटी वाले जितने बच्चे हैं या सीबीएसई के जितने बच्चे हैं, क्लास 8 में अगर उनके पास कोई रेफरेंस की बुक चल रही तो हो सकता है ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। अदरवाइज क्लास 9 में उनको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी होगी, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आपके पास में मिलेगा, इंडिया से लेना देना नहीं होगा। और 10 में भी आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स मिलेगा, इंडिया से आपको लेना देना नहीं होगा। तो जब इंडिया से लेना देना नहीं होगा तो ये चीज़, सारी चीज़ें क्या होती है, गैप, एक बड़ा सा गैप आता है। जब आगे जाके इन चीज़ों को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है। अगली क्लास में हम आपको आगे बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राम राम।